टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम स्टडी कर रहे हैं। ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर की टेक्निक्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस पे अप्लाई होती है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या जहाँ पर कुछ गुड्स बन रहे हों वहाँ पर अप्लाई होती है फैक्ट्री में। तो टेलर ने सजेस्ट की फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप में उसने जो ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में फॉरमैन वर्क करते हैं उसके रोल को इम्प्रूव करने के लिए बोला कि जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली फॉरमैन पे डिपेंड करता है, तो जो फॉरमैन की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि फॉरमैन कौन होता है। फोरमैन एक लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर होता है और हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर होता है। मैनेजर्स में सबसे छोटा मैनेजर्स और वर्कर में सबसे सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा अथॉरिटी वाला वर्कर। तो फोरमैन वो रहता है जो डे टू डे वर्क फोर्स के कांटेक्ट में होता है और वर्कर्स से काम कराता है। डे टू डे प्रोडक्शन की प्लानिंग करता है कि कब कहाँ पर किससे क्या वर्क कराना है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है और उनसे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में कंट्रोल करता है वर्कर्स को। तो उसको हम फोरमैन बोलते हैं। ये सेम वर्क एक सुपरवाइजर भी करता है, और सुपरवाइजर और फोरमैन सेम टाइप का वर्क करते हैं, बट डिफरेंस ये है जब एक सुपरवाइजर एक फैक्ट्री में वर्क करता है तो उसको फोरमैन भी कहा जाता है, और उसको फोरमैन ही कहा जाता है जब एक सुपरवाइजर फैक्ट्री में वर्क करता है। तो टेलर ने फोरमैन के वर्क को इम्प्रूव करने के लिए सजेस्ट किया कि फोरमैन का जो वर्क है वो फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर उसने बोला कि फोरमैन जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल फोरमैन की सभी क्वालिटीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकता, सभी क्वालिटीज़ उसमें नहीं हो सकती। इसीलिए उसने सजेस्ट करे कि फोरमैन के लिए 8 डिफरेंट पर्सन होना चाहिए, और हर एक वर्कर इन 8 डिफरेंट पर्सन से ऑर्डर ले, इनकी कमांड सुने। तो टेलर ने दो सेपरेट फंक्शंस डिवाइड कर दिए फोरमैन के लिए, एक प्लानिंग फंक्शन और एक एग्जीक्यूशन फंक्शन। प्लानिंग फंक्शन के अंदर जो फोरमैन था वो प्लान करता था, और जो प्लान रेडी होता था एग्जीक्यूशन फंक्शन में वो प्लान जो एग्जीक्यूशन फंक्शन में प्रोडक्शन इंचार्ज होता था उस प्लान को एग्जीक्यूट करता था। तो प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज दो कैटेगरीज बनाई गई। प्लानिंग इंचार्ज में फोर डिफरेंट पर्सनल आते थे, जिसमें रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क, कोस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कोस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है वो डिसाइड करता था कि किस वर्कर्स को क्या इंस्ट्रक्शन देना है और किससे क्या जॉब परफॉर्म कराना है। रूट क्लर्क ये स्पेसिफाई करता था कि प्रोडक्शन का रूट क्या होने वाला है, रॉ मटेरियल कहाँ से आकर किन प्रोसेस के थ्रू होकर फिनिश गुड्स बनेंगे। टाइम और कोस्ट क्लर्क जो है वो असरटेन करते थे किसी भी जॉब या किसी भी वर्क को परफॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी लेबर की कॉस्ट लगेगी, कितनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगेगी। डिसिप्लिनेरियन इंश्योर करते थे जो वर्क हो वो डिसिप्लिन से टाइम पर कंप्लीट हो। तो ये चार प्लानिंग इंचार्ज। फिर प्रोडक्शन इंचार्ज जो जिनका काम इस वर्क को एग्जीक्यूट करना था, उसमें आते हैं गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर। गैंग बॉस का काम होता था टूल्स और इक्विपमेंट को रेडी रखना, जो वर्कर्स यूज करने वाले हैं उनको प्लेस पर टाइम पर अवेलेबल कराना। रिपेयर बॉस का काम होता था जो मशीन्स इक्विपमेंट्स रेडी नहीं है या जो खराब हो चुके हैं उनका उनको रिपेयर करना और रेडी टू वर्क रखना। गैंग बॉस और रिपेयर बॉस में ये डिफरेंस है। रिपेयर बॉस में उनको जो इक्विपमेंट्स मशीन से उनको रिपेयर किया जाता है। स्पीड बॉस इंश्योर करता था टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, कि जो काम है वो प्री डिसाइडेड टाइम के अंदर पूरा हो जाए। और लास्ट इंस्पेक्टर, जो कंप्लीटेड टास्क और कंप्लीटेड एक्टिविटीज और कंप्लीटेड प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करता था, चेक करता था। तो ये फंक्शनल फॉरमैनशिप जो है टेलर ने सजेस्ट करी। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप मेनली अप्लाई होती है
फैक्ट्री में जहाँ पर प्रोडक्शन वर्कर होता है। और अकॉर्डिंग टू हिम जो फोरमैन हो वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, ग्रेट होना चाहिए, उसमें जजमेंटल होना चाहिए, उसके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, मैनुअल डेक्सटेरिटी होना चाहिए। डेक्सटेरिटी का मतलब हाथों की कुशलता होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, ऑनेस्ट, और वो गुड फिजिकल हेल्थ में होना चाहिए। ये सब क्वालिटी एक फोरमैन में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेलर। टेलर की टेक्निक में स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन भी है। स्टैंडर्डाइजेशन का सिंपल मतलब होता है स्टैंडर्ड सेट करना ऑर्गेनाइजेशन में या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में, हर एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट करना। तो स्टैंडर्ड्स रॉ मटेरियल के लिए, टाइम के लिए, प्रोडक्ट के लिए, मशीनरी के लिए, मेथड के लिए, वर्किंग कंडीशंस के लिए और इवन एम्प्लॉयज़ के लिए भी स्टैंडर्ड सेट किए जा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड एक्चुअली वो बेंचमार्क होते हैं या उन्हें हम क्राइटेरिया कह सकते हैं जिनके अगेंस्ट हम मेजरमेंट कर सकते हैं और जिनको प्रोडक्शन की प्रोसेस में अडॉप्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, तो हमने स्टैंडर्ड सेट किया रॉ मटेरियल के लिए कि हमें A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, A1 क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए। हमने स्टैंडर्ड सेट किया वर्कर्स के लिए कि वर्कर्स जो हैं वो 5 आवर्स काम करेंगे और उनको 30 मिनट्स का रेस्ट मिलेगा। तो ये टाइम का एक स्टैंडर्ड है। हमने स्टैंडर्ड सेट किया मशीन के लिए कि हमें पर्टिकुलर क्वालिटी की मशीन ही हम अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करने वाले हैं। तो ये भी एक टाइप का स्टैंडर्ड है। हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि हर एक वर्कर्स को प्रॉपर गेयर अवेलेबल होना चाहिए जब वो फैक्ट्री में वर्क कर रहा हो। तो ये भी एक टाइप का स्टैंडर्ड है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हर एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड जो है वो सेट करना चाहिए। हर चीज़ के लिए मतलब प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड, वर्किंग कंडीशंस और कुछ और दूसरी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन करने का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट की गिवन लाइन है उसको एक वेल डिफाइंड टाइप, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाता है। अगर हम आज प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर 5-6 महीने बाद भी प्रोडक्शन करेंगे एक सेम प्रोडक्ट का, तो उसका साइज, उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसका जो टाइप है वो एक सेम ही होगा। तो ये प्रोडक्ट का एक फिक्स टाइप हो जाता है, साइज हो जाता है और कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। मतलब उसके फीचर्स थ्रू आउट द टाइम सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। सेकेंड, स्टैंडर्ड सेट करने से हम प्रोडक्ट के कुछ पार्ट्स को, कुछ इंग्रेडिएंट्स को चेंज कर सकते हैं। सपोज हम कोई सा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें कोई सी पर्टिकुलर टाइप का इंग्रेडिएंट यूज होता है और उस इंग्रेडिएंट का हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि जो इंग्रेडिएंट है वो उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो अगर वो इंग्रेडिएंट नहीं मिलता है तो हम उसी सेम स्टैंडर्ड का कोई दूसरी कंपनी का या दूसरा उसका ऑप्शन उस प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। तो इससे इंटरचेंज एबिलिटी हमें मिल जाती है मैन्युफैक्चर्ड पार्ट की या प्रोडक्ट के किसी इंग्रेडिएंट की। नाउ हम क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं जब हम एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स को या स्टैंडर्डाइज रॉ मटेरियल्स या स्टैंडर्डाइज मशीन्स मेथड्स को हमारे प्रोडक्ट में यूज करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है वो भी मेंटेन होती है और जो आउटपुट प्रोडक्ट है उसकी भी क्वालिटी मेंटेन होती है। नाउ स्टैंडर्ड जो है वो हेल्प करता है परफॉर्मेंस मेजर करने की मैन्स और मशीन्स की। जो मैन उसको एक घंटे में 5 यूनिट्स बनाना है ये स्टैंडर्ड है। तो अगर वो 4 यूनिट बनाएगा, 6 यूनिट बनाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मेजर की जा सकती है। वैसे ही एक मशीन की परफॉर्मेंस भी मेजर की जा सकती है कि मशीन जो है 1 आवर ऑपरेट करके कितना आउटपुट देती है, दूसरी मशीन जो है वो कितना आउटपुट देती है। तो मशीन्स के लिए और मैन के लिए परफॉर्मेंस मेजर करना इजी हो जाता है जब हमारे पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है एलिमिनेटिंग द सुपरफ्लुअस वैरायटी। सुपरफ्लुअस का मतलब है अननेसेसरी, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। साइज एंड डायमेंशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बनाती हैं, बहुत सारी वेराइटी के प्रोडक्ट बनाती हैं, डिफरेंट साइज के, डायमेंशन के, क्वालिटी के, फीचर्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स के। लेकिन उसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो मार्केट में इतने अपीलिंग नहीं रहते हैं या उनको अगर वो नहीं बनाए तो उनको ज़्यादा फायदा है, जिससे उनका फोकस जो है वो दूसरे
प्रोडक्ट जो ज़्यादा मार्केट में सेल होते हैं उन पर हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन ये सजेस्ट करता है कि जो अननेसेसरी वैरायटी है या अननेसेसरी प्रोडक्ट हैं जो हम बना रहे हैं लेकिन उनकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उनको एलिमिनेट किया जाए। तो स्टैंडर्डाइजेशन के जस्ट अपोजिट है सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन बात करता है हर चीज़ में स्टैंडर्ड सेट करने की, एक नई वेराइटी या हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करने की, हर एक नई वेराइटी के लिए। जैसे एक 5 केजी की पैकिंग का स्टैंडर्ड अलग है, 1 केजी की पैकिंग का स्टैंडर्ड अलग है, 2 केजी की पैकिंग का स्टैंडर्ड अलग है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है, अगर 5 केजी और 2 केजी नहीं बिक रहा है तो 5 केजी और 2 केजी को हटा दो, सिर्फ 1 केजी को रहने दो। और स्टैंडर्डाइजेशन क्या बोलता है कि 5 केजी की भी स्टैंडर्ड अलग होना चाहिए, 2 केजी का स्टैंडर्ड अलग होना चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन के जस्ट अपोजिट है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है सिर्फ एलिमिनेट करना और चीज़ों को सिंपल बनाना, साधारण बनाना। जो भी डाइवर्सिटी है प्रोडक्ट की उसको ख़त्म करना। तो सिंप्लीफिकेशन होने से लेबर की कॉस्ट बचेगी, मशीन्स और टूल्स बचेंगे, और इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, और जो इक्विपमेंट्स हैं वो फुल यूटिलाइज होंगे उन चीज़ों के लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का या फैक्ट्री का टर्नओवर बढ़ेगा। टर्नओवर मतलब फैक्ट्री की सेल्स इंक्रीज होगी। तो ये दो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन जो है वो टेलर ने सजेस्ट किए। अब स्टडी करते हैं हम वर्क स्टडी टेक्निक। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था एक प्रिंसिपल टेलर का जो था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, जिसमें वो एक ये कहता है कि रूल ऑफ थंब जो ओल्ड मेथड है उसको हटाओ, डिस्कार्ड करो, और एक बेस्ट मेथड को फाइंड करो या डेवलप करो और उसको रिफाइन करते जाओ, उसको अच्छा बनाते जाओ, और बेस्ट मेथड को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वर्क स्टडी टेक्निक। तो वर्क स्टडी टेक्निक जो है उसी को यूज कर कर बेस्ट मेथड को फाइंड किया जाएगा या डेवलप किया जाएगा या उसको रिफाइन किया जाएगा। तो जो साइंस नोट अ रूल ऑफ थंब में हमने स्टडी किया था कि जो ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड, जिसको एक बेस्ट मेथड रिप्लेस करने वाली है, तो वो बेस्ट मेथड हम कैसे बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए टेलर ने एक टेक्निक सजेस्ट करी जिसको हम वर्क स्टडी टेक्निक बोलते हैं। तो जिसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं: टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी में टेलर बोलता है कि हर एक काम को करने की एक बेस्ट मेथड होती है। ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटे से छोटे काम को करने की और एक बड़े ओवरऑल काम को करने की भी एक बेस्ट मेथड होती है। इवन वो यहाँ तक कहता है कि गुड्स को लोड करने की ट्रक में या अनलोड करने की या गोडाउन में स्टोर करने की भी एक बेस्ट मेथड होती है। उस मेथड को फाइंड आउट करो, और मेथड को फाइंड आउट करने के लिए उसने कुछ सेवरल पैरामीटर्स को सेट किया। जो मेथड स्टडी में उसने ये सजेस्ट किया कि रॉ मटेरियल के आने के बाद से गुड्स को कस्टमर तक डिलीवर होने के बाद जितनी भी जॉब्स और जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में की जाती हैं, हर एक एक्टिविटी की बेस्ट मेथड है। फिर टेलर ने ये भी कहा कि असेंबली लाइन जहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, गुड्स रॉ मटेरियल से दूसरी प्रोसेस होते होते फाइनली प्रोडक्ट बनते हैं, वहाँ पर भी मेथड स्टडी जो है वो एप्लीकेबल है। तो मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना, गुड्स की प्रोडक्शन की क्वालिटी को बढ़ाना, जिससे कस्टमर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड रहें। तो ये मेथड स्टडी फोर्ड मोटर जो कंपनी है, जो कार की कंपनी है फोर व्हीलर्स की, वहाँ पर अप्लाई होती है। जहाँ पर असेंबली लाइन है प्रोडक्शन की, जहाँ फैक्ट्री जो है फोर्ड मोटर्स की, जहाँ पर जो कार है वो असेंबल होती है, उसके जो पार्ट्स हैं वो असेंबल करके कंप्लीट कार बनाई जाती है, वहाँ पर भी मेथड स्टडी अप्लाई की गई और डिसाइड किया गया सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कि पहले कौन सी एक्टिविटी की जाएगी। पहले इंजन इंस्टॉल किया जाएगा या पहले टायर्स लगाए जाएंगे या पहले पेंटिंग की जाएगी। प्लेस ऑफ मैन डिसाइड किया गया कि कौन वर्कर किस मशीन पे कहाँ पर वर्क करेगा।
रॉ मटेरियल का इनफ्लो कहाँ से स्टार्ट होगा और किन मशीन्स के थ्रू होते हुए। तो ये सारी चीज़ें मेथड स्टडी में आती हैं, ये सारा पार्ट मेथड स्टडी का है। सेकंड, मोशन स्टडी। तो टेलर ने सजेस्ट करा, जब एक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है या फैक्ट्री में वर्क करता है तो वो बहुत सारी मूवमेंट परफॉर्म करता है, जैसे एग्जांपल लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन और भी बहुत कुछ। तो उसने इन मूवमेंट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। कुछ मोशंस प्रोडक्टिव होते हैं, यूजफुल होते हैं, कुछ मोशन इंसिडेंटल होते हैं और कुछ मोशंस जो हैं वो अनप्रोडक्टिव होते हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि अननेसेसरी इमोशंस जो इंसिडेंटल हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, उनको मिनिमाइज किया जाए, जिससे वर्कर को अपनी जॉब करने में कम समय लगे। तो फैक्ट्री में जब वर्कर वर्क करता है तो वो ऑब्वियस है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को खुद को मूव करता है। तो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को मैक्सिमाइज किया जाए और इंसिडेंटल और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को मिनिमाइज किया जाए, जिससे जो जॉब है वो ज़्यादा इफिशिएंटली और कम समय में पूरी हो पाएगी। टाइम स्टडी में उसने हर एक जॉब को, हर एक वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होता है उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाए, ये सजेस्ट किया कि टाइम मेजरिंग डिवाइसेस उसने यूज़ किए और हर एक काम को अच्छे से करने में कितना टाइम लगता है एक वर्कर को, ये उसने फाइंड किया। फिर टाइम की उसने रीडिंग ली और उस टाइम को सभी वर्कर्स के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया। फॉर एग्जांपल, उसने रीडिंग्स लेके ये फाइंड आउट किया कि एक वर्कर 1 घंटे में जो है 10 यूनिट्स बना सकता है। तो 10 यूनिट्स को फिर उसने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि सभी वर्कर्स को विद इन 1 आवर 10 यूनिट्स तो बनाना ही है। तो टाइम स्टडी में उसने हर एक जॉब, हर एक वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, हर एक चीज़ के लिए उसने टाइम सेट कर दिया। तो टाइम सेट करने से 2 चीज़ें पता चली, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क और वॉल्यूम ऑफ वर्क। तो जितना ज़्यादा टास्क होगा उसमें कितना टाइम लगेगा ये भी पता चल गया, और ज़्यादा वॉल्यूम होने पर कितना टाइम लगने वाला है ये भी पता चल गया। तो टाइम स्टडीज के बाद वर्कर्स को कितना टाइम लगेगा एक वर्क को करने के लिए, और उस टाइम के लिए उसको कितनी उतने टाइम उसको वर्क करने के लिए उसको कितनी वेजेस या सैलरी दी जाएगी, तो वो भी इससे पता चल गई। मतलब टाइम स्टडी से वर्कर्स को कितना वेजेस देना है, कितनी सैलरीज देना है, रिम्यूनरेशन देना है, वो भी डिटरमाइन किया जा सकता है। और एक वर्क को होने में कितना समय लग रहा है, तो अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसको 4 बार, 10 बार, 15 बार करना है तो कितना समय लगेगा, और उसका अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो कितना समय लगेगा, वो भी डिटरमाइन किया जा सकता था। तो मेथड स्टडी फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम और वो काम कितनी बार रिपीटिवली हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो मेजर करने में भी हेल्पफुल रहा, और ये भी डिटरमाइन करने में कि उस वर्क को करने की कितनी कॉस्ट आएगी। लास्ट है फैटिग स्टडी। जो ह्यूमन बीइंग एज अ वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो वो फिजिकली और मेंटली टायर्ड होते हैं, फैटिग होते हैं, मतलब थक जाते हैं। तो उनको कितने समय के बाद रेस्ट दिया जाए, कितना काम कराकर, जिससे उनका स्टेमिना, उनकी एनर्जी जो है वो वापस से रिस्टोर हो जाए, जिससे वो वापस से सेम एनर्जी के साथ वर्क कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन की में प्रोडक्टिवली वर्क कर पाए। तो ये फाइंड करने के लिए उसने एक फैटिग स्टडी का एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, जिसमें उसने वर्कर से वर्क करवाया और उनको रेस्ट इंटरवल्स दिए। तो फैटिग स्टडी से ये फाइंड आउट किया गया कि कितना जो है वर्कर्स को टाइम देना चाहिए टू रिस्टोर, और कितनी बार उनको रेस्ट इंटरवल देना चाहिए, जिससे वो वापस से प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाए। अमाउंट और फ्रीक्वेंसी, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, और कितनी बार, 2 बार इंटरवल देना चाहिए, 3 बार, 5 बार। तो ये डिसाइड किया गया कि एक 8 आवर्स की जॉब में कितने समय के लिए और कितनी बार जो है वर्कर्स को
इंटरवल्स मिलेंगे, रेस्ट मिलेगा। तो ये फैटिग स्टडी से टेलर ने फाइंड आउट किया। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को स्ट्रांगली रिकमेंड करता था टेलर। और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में टेलर्स वर्कर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता था, इफिशिएंट और इनइफिशिएंट। दो वर्कर्स जो इफिशिएंट हैं और इनइफिशिएंट वर्कर्स। तो हर एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट किया जाए, ये सब टेलर ने सजेस्ट किया था, जो हम एक स्टैंडर्डाइजेशन में पढ़ चुके हैं। और दूसरे पैरामीटर्स जिनके बेसिस जो सेट किए जाते हैं वर्क स्टडी टेक्निक से, जो अभी हमने पढ़ी है, इसमें मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी हमने पढ़ी है। तो वर्क स्टडी टेक्निक के बेसिस पर स्टैंडर्ड सेट करके वर्कर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, इफिशिएंट और इनइफिशिएंट। इफिशिएंट वर्कर्स वो होंगे जो स्टैंडर्ड को फुलफिल करते होंगे, जो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वर्क करते होंगे। और इनइफिशिएंट वर्कर वो होंगे जो बिलो स्टैंडर्ड होंगे, जो स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करते। एक्चुअल में जो टेलर है वो इफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड देना चाहता था, इसीलिए उसने डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम स्टार्ट किया। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि 10 यूनिट्स पर डे, हर एक वर्कर को पर डे 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। अगर वर्कर 10 यूनिट या उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसको 50 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी। अगर वो 10 यूनिट से कम, मतलब 9 यूनिट, 8 यूनिट, 7 यूनिट, कुछ भी 10 से कुछ भी कम करता है तो उसको 40 यूनिट पर यूनिट के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी। तो अगर एक इफिशिएंट वर्कर 11 यूनिट्स बनाएगा तो 11 यूनिट्स के उसको 50 रुपीज़, 550 रुपीज़ पर डे मिलेंगे। और अगर एक इनइफिशिएंट वर्कर 9 यूनिट बनाएगा तो उसको 9 यूनिट के 40 रुपीज़, उसको 360 रुपीज़ पर डे मिलेंगे। तो इफिशिएंट वर्कर को 550 रुपीज़ पर डे मिलेंगे और एक इनइफिशिएंट वर्कर को 360 पर डे मिलेंगे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ 190 रुपीज़ का। तो टेलर के अकॉर्डिंग ये 190 रुपीज़ जो हैं वो इनफ हैं एक इफिशिएंट वर्कर को सेटिस्फाइड रखने के लिए। और एक इनइफिशिएंट वर्कर्स को ये 190 रुपीज़ मोटिवेट करेंगे, इंकरेज करेंगे कि वो भी अच्छे से वर्क करके स्टैंडर्ड यूनिट्स जो उसको बोली गई है वो बनाए और अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दे, और वो भी ये उसकी भी सैलरी बढ़ जाए। तो इसीलिए टेलर ने सजेस्ट करा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जिससे जो है वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं और अबव स्टैंडर्ड वर्क करें, स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए ट्राई करें। इससे जो वर्कर्स इफ़िशिएंट हैं वो सेटिस्फाइड रहेंगे कि वो ज़्यादा वर्क करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा पेमेंट मिलती है, ऐसा उसका मानना था। इनइफिशिएंट वर्कर्स जो हैं वो मोटिवेट होंगे कि हम भी स्टैंडर्ड्स को अचीव करें और हम भी जो है एफिशिएंट वर्कर कहलाएं और हमें भी ज़्यादा वेजेस मिलें।